गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में लास्ट ऑर्गन को देखेंगे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लास्ट ऑर्गन को देखेंगे जिसको कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है, सबसे पहले था लेजिस्लेचर, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव लॉ इन्फोर्स करता है। जुडिशरी का क्या फंक्शन है अभी नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर अलर्ट, आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, जुडिशरी के बारे में कोई डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले लॉर्ड ब्राइस की एक स्टेटमेंट है, वो आपको जाननी ही चाहिए। ठीक है, जनरली मैं स्टेटमेंट रटने के थोड़ा खिलाफ हूं, लेकिन लॉर्ड ब्राइस की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं। देर इज नो बेटर टेस्ट फॉर एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट देन द, यहां एग्जीक्यूटिव क्यों लिखा है भाई? देर इज नो बेटर टेस्ट फॉर द ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। इससे बढ़िया कोई टेस्ट है ही नहीं किसी गवर्नमेंट के एक्सीलेंस का कि वहां की जुडिशरी कितनी एफिशिएंट है, कितनी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब चालू करते हैं फंक्शंस ऑफ जुडिशरी पे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर किसी सिटीजन का कोई राइट वायलेट होता है, कोई राइट वायलेट होता है, कोई लॉ वायलेट करता है कोई सिटीजन, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसे उससे नुकसान हुआ है, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम में आई है, अग्रीव्ड पार्टी कैन रीच द कोर्ट। अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट जा सकती है, अपने फेवर में डिसीजन ले सकती है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज। ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, लॉ वही होता है जो जज कह दे। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर लॉ बनाना काम तो लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन लॉ इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। एक केस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस था। बस एक एग्जांपल है, रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए। एक केस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था केस। केस का नाम है चुनमुनिया वर्सेस राजेश सिंह करके, या राकेश सिंह करके। चुनमुनिया एक महिला का नाम है, हंसिएगा मत। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब ऑब्वियसली जो वायलेंस हाउस होल्ड के अंदर, डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर मैन द्वारा वुमेन पर या वुमेन द्वारा मैन पर किया जाता है, जब वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि जिनकी मैरिटल हाउस होल्ड, यानी कि शादीशुदा लोगों के बीच में वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस। मान लीजिए शादीशुदा लोग नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है, और तब कोई आदमी डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपनी औरत के साथ, तब क्या उसके ऊपर नहीं लगेगा डीवी एक्ट? क्योंकि एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। अब यहां पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का गेम समझिए। कोर्ट ने कहा कि ये तो पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर हम इस केस में मदद नहीं करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम की। शादी होना या ना होना इस बात पे कैसे डिपेंड करता है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं। अब एक्ट में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब देखिए, एक्ट में तो नहीं लिखा था, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, बट इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जस्टिस देने के लिए हमारे जस्टिसेस ने, हमारे जजेस ने। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ मींस व्हाट द जज इंटरप्रेट्स इट टू मीन। लॉ, जज ने जो इंटरप्रेट किया लॉ का वही मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एंड इंडिया इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द, ये टर्म दिमाग में घोल के पी जाइए। क्या? दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात स्पेशली ट्रू है यूएस एंड इंडिया के सुप्रीम कोर्ट्स के लिए। अगला पॉइंट, इक्विटी लेजिस्लेशन। देखिए, इंटरप्रिटेशन जैसा ही है, समझिए बात को। इक्विटी लेजिस्लेशन क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है सेंस ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस।
इक्विटी लेजिस्लेशन का ये मतलब है, मान लीजिए कोई लॉ है ही नहीं, किसी चीज पे कोई लॉ नहीं बना है, कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने अभी तक लॉ नहीं बनाया है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मामला उठ जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट फेयरनेस के लिए जितना उसको सही लगता है, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय करने के लिए जजमेंट के थ्रू लॉ बना सकती है उस केस में। वेयर लॉ इज साइलेंट, देखिए जहां पर लॉ साइलेंट है और एम्बिगुअस कंफ्यूजिंग है और अपियर्स टू बी इन कॉन्ट्रवेंशन टू सम अदर लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि किसी और लॉ के साथ बैठ नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है, कॉन्ट्रवीन कर रहा है, उस केस में इक्विटी लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, अब ये काम कायदे से लेजिस्लेचर का है, लेकिन चूंकि लॉ उस चीज पे है ही नहीं, या कंफ्यूजिंग है, या अपियर ऐसा लग रहा है कि किसी और लॉ को वो छेड़ रहा है, तोड़ रहा है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मतलब किसी भी कोर्ट के जजेस, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो हायर कोर्ट्स होती हैं उनके जजेस, फेयरनेस के लिए, न्याय करने के लिए, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, अपने फैसलों के थ्रू, अपने डिसीजंस के थ्रू लॉ बना सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, जो रिट्स होती हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से 35 जो हैं, उनको एनफोर्स करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, ठीक है। कैसे? थ्रू रिट्स, रिट्स हमें याद हैं, ठीक है, थ्रू रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, 5 रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगला, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गार्डियन कैसे है ये कॉन्स्टिट्यूशन का? गार्डियन कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन का? बिकॉज इट कैन चेक, एक पावर होती है जुडिशरी के पास, जिसको क्या बोलते हैं, उस पावर को क्या बोलते हैं? उस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो कोर्ट हैं, कोर्ट्स कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ vis-a-vis द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर्ट्स कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, ये तो लिखा ही नहीं, ऑफ अ लॉ, कोर्ट्स कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ vis-a-vis द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ट्रू है, क्या ट्रू है? कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू कोई भी और लॉ बनाइएगा, तो एक शर्त यह है, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि दैट लॉ शुड नॉट कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The law that is being made by the parliament through the exercise of its ordinary legislative powers cannot contravene the provisions of the constitution. To check whether or not such contravention is happening or not is called as judicial review. इस चीज को चेक करना कि कहीं कॉन्ट्रवेंशन हो तो नहीं रहा है, इसीलिए गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद आइए, अगला रोल क्या है? टू एनफोर्स इट्स डिसीजन एंड जजमेंट्स, अपने फैसलों को एनफोर्स भी कर सकते। हालांकि लॉ को एनफोर्स करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। बट देखिए, एक पावर है जिसको कहा जाता है कंटेम्प्ट, एक ऑफेंस है, मतलब एक क्राइम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुना होगा शायद, ठीक है। आप कोर्ट के किसी दिए ऑर्डर को अगर नहीं मानते हैं, कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और आप अपने भौकाल में उस चीज को मानते ही नहीं है कि मैं कैसे कोर्ट की बात मानूं, मैं कोर्ट से बड़ा हूं, तो कोर्ट आपको तुरंत आपकी हैसियत दिखाएगी और कंटेम्प्ट का फैसला आपके खिलाफ लेगी, पनिश करेगी कंटेम्प्ट के लिए, और डायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव टू कैरी आउट इट्स डिसीजंस, ठीक है।
जो भी फैसला लिया है उसको किसको बोलेगी? एग्जीक्यूटिव को बोलेगी, क्यों? उसी काम है इन्फोर्स करना, कि जा करके इन्फोर्स करो। अगर नहीं किया तो क्या लगेगा? कंटेम्प्ट। अगला, स्पेशल रोल इन अ फेडरेशन। जाहिर सी बात है, हमारी कंट्री और यूएस फेडरेशन है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा काम आ जाता है कोर्ट के पास फेडरेशन में। क्या आ जाता है? सेंटर सेंटर वर्सेस स्टेट भी हो सकता है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हो सकता है, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट भी हो सकता है, दो स्टेट आपस में। जैसे अक्सर कावेरी रिवर के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में और कभी कभी केरला में भी डिस्प्यूट होता रहता है। कावेरी वाटर, कृष्णा वाटर, सब नदियों के पानी के लिए स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो सकता है। तो अब इसको भी रिजॉल्व करने का काम किसका है? आर्बिटर ऑफ डिस्प्यूट्स किसके बीच में है? ये स्टेट्स और सेंटर के बीच में है, ठीक है, और स्टेट के बीच में। अगला रोल, रनिंग ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। देखिए, जुडिशरी चूंकि एक अलग ही विंग है गवर्नमेंट की, एक अलग ही ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्ट में नौकरी कौन लोग करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा उनका, ठीक है, कोर्ट के रूल्स क्या होंगे, ठीक है, कैसे केस फाइल होगा, क्या होगा, ये सब चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स बनाने का पावर है, रूल रूल मेकिंग पावर, ठीक है, द रूल मेकिंग पावर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द जुडिशरी फॉर द डे टू डे, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है? रनिंग ऑफ जुडिशियल, हाँ ये हो गया। एडवाइजरी फंक्शंस, अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। इसके तहत अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क फॉर द aid and advice of the Supreme Court on a matter of law। लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के दिमाग में, प्रेसिडेंट को नहीं क्लियर है कि लॉ है क्या, मतलब लॉ इस केस में कैसे लगेगा, क्या है, तो प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाउंड टू गिव एडवाइस। एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को कैसे मना कर दोगे? टू गिव एडवाइस। प्रेसिडेंट भैया हाईएस्ट रैंकिंग आदमी है पूरे इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क की तरह है, जो ब्रिटेन में किंग होता है वैसा है यहाँ का ऑफिस प्रेसिडेंट का, ठीक है। अच्छा, आखिरी फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेटिव रोल भी है, ये देखिए। वैसे एक बात बिल्कुल कान खोल के सुनिए, इन्वेस्टिगेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, पुलिस का काम है, लेकिन लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ हाई लेवल घोटालों को पकड़ने के लिए जुडिशियल कमीशन भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे कमीशन बनाए जा सकते हैं जिनको हेड कौन करता है? कोई जज करता है, ठीक है। जैसे बीसीसीआई के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगा था बहुत पहले, तो आरएम लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको कमीशन चेयर करने को आ गया था। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। जस्टिस मल्लिमठ कमेटी है, कमेटी और कमीशन बनाना किसी चीज पे इंक्वायर करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम क्यों है, क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आइए जुडिशियल रिव्यू पे। बड़ी पेक्यूलियर चीजें इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या है? ठीक है, पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू statutes of the legislature। लेजिस्लेचर जो एक्ट, जो स्टैचूट्स बनाती है, स्टैचूट मतलब वही एक्ट, कोई लेजिस्लेशन,
ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, कि एक्ट को रिव्यू करना। रिव्यू कैसे? वेदर इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या वो लॉ, क्वेश्चन ये है जुडिशियल रिव्यू करते समय, वेदर द एक्ट और इट्स प्रोविजन, कोई एक्ट पूरा पूरा या उसका कोई सेक्शन, उसका कोई आर्टिकल कॉन्ट्रवीन्स, कॉन्ट्रवीन मतलब उल्लंघन, गलत कर देना किसी को, ठीक है, किसी के खिलाफ जाना। वेदर द एक्ट और इट्स प्रोविजन कॉन्ट्रवीन्स एनी आर्टिकल, क्वेश्चन ये है कि क्या जो एक्ट बनाया गया है वो एक्ट या फिर उसका कोई सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को, स्पेशली फंडामेंटल राइट को, अगर देखिए आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का रिकॉल करिए, ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड। वो लॉ गलत डिक्लेयर कर दिया। आर्टिकल 13 से आती है पावर इंडिया में जुडिशियल रिव्यू करने की, ये बात याद रखिएगा। इंडिया के केस में, इंडिया केस में आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गिव्स इट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कोर्ट के सामने, एक तरीके से आप समझ पा रहे हैं कोर्ट कितना पावरफुल है, वो चेक कर सकता है कि कोई लॉ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। हाँ, उसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है जो कोर्ट के साथ अक्सर होती है, ठीक है। नंबर 1, ऑटोमेटिक पावर नहीं है, आपको पहले केस करना पड़ेगा, नॉट ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट या कोई लॉ बनाया एंड द कोर्ट ऑन इट्स ओन वॉल्यूशन, ऑन इट्स ओन फ्री विल, ठीक है, ऑन इट्स ओन फ्री विल, सुओ मोटो भी कहते हैं, अपने आप, सुओ मोटो माने अपने आप नहीं किसी को डिक्लेयर कर सकता। इट इज नॉट ऑटोमेटिक, ओनली एक्सरसाइजेबल, तभी इस्तेमाल किया जा सकता है, ओनली एक्सरसाइजेबल व्हेन द स्टैच्यूट इज चैलेंज्ड, जब उस स्टैच्यूट को, जब उस एक्ट को चैलेंज किया जाए कोर्ट में, तभी हो सकता है, तभी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला, एस्टैब्लिश एंड गिव ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टिंग लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहले एस्टैब्लिश करिए और ग्राउंड बताइए कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा है। हवा में तो कह नहीं देंगे, पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम बॉडी है यार, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उसमें, इलेक्ट करके गए हैं। अब जजेस को तो तुमने इलेक्ट नहीं किया है, उनको इतनी पावर थोड़ी दे दोगे कि अपने मन से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसीलिए एस्टैब्लिश एंड गिव रीजंस। देखिए कोई भी जजमेंट जो होता है ना, कभी अगर देखेंगे जजमेंट, कभी लॉ करेंगे तो समझ में आएगा, जजमेंट बहुत मोटा और काफी डिटेल्ड होता है, क्योंकि उसमें जज एक्सप्लेन करता है पॉइंट बाय पॉइंट जो भी डिस्कशन हुआ और वो उस फैसले पे क्यों पहुंचा, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं होता, ठीक है। एंड गिव रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा, कंडक्टेड बाय बेंच नॉट अ सिंगल जज। बेंच होती है एक पूरी, ठीक है, मतलब ग्रुप में बैठते हैं और ऑड नंबर के ग्रुप में बैठते हैं, वरना इवन में बैठ गए और दोनों ने सेम ही अलग अलग फैसला दे दिया तो किसका मानोगे। मान लो 2 या 4 जज बैठ गए, अब 2 ने कुछ कहा, 2 ने कुछ और कहा, इसलिए ऑड नंबर होता है जजेस का जनरली, ठीक है। डिवीजन बेंच होती है 2 जजेस की, पर कम, ठीक है। अगला, रिफ्रेन। अच्छा, एक और बात, केवल लॉ के मैटर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है, कभी भी सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मैटर पे नहीं होता है। सरकार ने कोई इकोनॉमिक डिसीजन अगर लिया है कि हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे थोड़ा या ये करेंगे, तो आप इसको नहीं चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशियल रिव्यू के अंदर। वो केवल लॉ की वैलिडिटी चेक करती है, ठीक है, कि ठीक है, तो रिफ्रेन करती, और पॉलिटिकल डिसीजंस, रिफ्रेन्स फ्रॉम गिविंग पॉलिटिकल डिसीजंस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको आर्टिकल 21 याद हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21, तो वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिनाइड राइट
टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, कभी बड़े होंगे तो और लॉ करेंगे तो ये बात आपको और समझ में आएगी। अभी मैं आपको इंट्रो देता हूं बस और थोड़ा समझाता हूं। देखिए, हमारे यहाँ आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएस में जो प्रिंसिपल है जुडिशियल रिव्यू करने का वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सर दोनों अलग कैसे हैं? दोनों अलग कैसे हैं बताता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो ICS ऑफिसर भी थे उस समय के। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसको भी बनाने में उनका योगदान है। वो खूब ट्रैवल किए, वो यूएस गए और वहां के एक बहुत बड़े लीगल प्रोफेसर से मिले, डॉक्टर फीलिक्स फ्रैंकफर्टर। डिबेट ये थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखें या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखें। देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब कोई कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जुडिशियल रिव्यू करती है तो उसके सामने दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके सामने दो क्वेश्चन होते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वेदर प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन was followed। ठीक है, दूसरी तरफ बहस चलती है और दूसरा पॉइंट ये होता है कि वेदर और नॉट लॉ मीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस, क्या न्याय हुआ। समझिए, कोर्ट के सामने कोई लॉ आया, ये डिसाइड करना है कोर्ट को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुनिए, यूएस की कोर्ट दो चीजें देखेगी, क्या उस लॉ को बनाते समय जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो पूरी तरह फॉलो हुआ। ओके, अगली चीज ये देखेगी कि क्या प्रोसीजर के अलावा उस लॉ से जस्टिस हुआ या नुकसान ही हुआ। ठीक है, वेदर एंड्स ऑफ जस्टिस वर मेट और नॉट। इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया की कोर्ट के सामने जब जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन आएगा तो इंडिया की कोर्ट केवल ये देखेगी कि क्या जो प्रोसीजर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अप्लाई हुआ या नहीं, या फिर आर्बिट्रेरीनेस दिखती है। आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है रैंडमनेस। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है रैंडमनेस। इसको अच्छे से लिख देता हूं। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, मान लीजिए कुछ करने का कोई प्रोसीजर है, अरेस्ट करने का आपके ऊपर केस चल रहा है, कोई प्रोसीजर है, और रैंडमली अपने मन से पुलिस वाला आए कहे कि चलो, ये तो नहीं होता। ठीक है, कोई प्रोसीजर है, ग्राउंड भी बताओ भाई क्यों अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इंडिया की कोर्ट केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखती है। ठीक है, केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे चलती है, यानी कि वेदर प्रोसीजर्स वर मेट। यूएस की कोर्ट एक्स्ट्रा चीज देखती है कि क्या उससे अल्टीमेटली न्याय हुआ। अब देखिए, वैसे तो ये चीज लिखी हुई है, लेकिन हमारी कोर्ट्स भी ये देखने लगी हैं अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है भले ही, और आप अपने पॉल साइंस के पेपर में भी यही लिखेंगे कि यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है और इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है। ठीक है, लेकिन ये बहस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब आगे पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या क्या है भैया, क्यों क्रिटिसाइज होता है जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने प्रोसीजर सारा फॉलो किया हो लॉ के अंदर जो है, लेकिन तब भी एंड्स ऑफ जस्टिस नहीं हुए। सोचिएगा इस बात को घर पे आराम से, कि न्याय नहीं हुआ, हमने प्रोसीजर फॉलो किया लेकिन न्याय नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा। आपने बिल्किस बानो वाला केस अभी हाल ही में, शायद अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो देखा होगा आपने। अब वो छोड़िए, हटाइए कोर्ट का क्या रीजन था कि क्यों जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे और मर्डरर्स थे उनको एक लॉ है इंडिया में,
प्रोबेशन कहते हैं उसे। अगर आप 14 साल तक गुड कंडक्ट तक जेल में रहे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट छोड़ सकती है 14 साल के बाद। अब उस केस में क्या हुआ, हटाइए, लॉ को छोड़ने का मतलब लॉ में किसी आदमी को जल्दी छोड़ने का प्रोसीजर है चेक। बट क्या उनके छोड़ने से हम जस्टिस कर रहे हैं विक्टिम के साथ? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सोचिएगा थोड़ा और। ठीक है, अच्छा, क्योंकि प्रोसीजर तो है। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म पे आइए। चलिए, सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी। बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक हथियार बन जाता है जुडिशरी के हाथ में। ठीक है, वो क्योंकि जुडिशरी के पास अल्टीमेट पावर हो जाती है। ठीक है, तो वो टूल की तरह इस्तेमाल करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। जुडिशरी बिकम्स अ थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ओनली विथ नेगेटिव पावर टू रिजेक्ट लॉज। देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, जुडिशरी लेजिस्लेचर की तरह काम करने लगती है लेकिन केवल नेगेटिव सेंस में, केवल लॉ कैंसिल कर सकती है, बना तो बन ही रही है। ठीक है, तो वो थर्ड चेंबर की तरह हो जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, फिर जुडिशरी। ठीक है, इट इज ये बहुत जरूरी है, इट इज अनडेमोक्रेटिक एज एन अनइलेक्टेड बॉडी गेट्स। ये ऊपर के दोनों पॉइंट सेंस इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा ट्रू है। सुनिए, इट इज अनडेमोक्रेटिक एज एन अनइलेक्टेड बॉडी गेट्स द पावर टू रिजेक्ट लॉज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, बेसिकली किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में, लोगों की जो विल है वो कैसे इन्फोर्स होती है? थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको वो इलेक्ट करते हैं। अब जजेस को हमने और आपने इलेक्ट तो नहीं किया है, क्या उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए? क्या ये बात सही है? क्या उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर डिसीजन ले पाए? मतलब भैया, लॉ जो बनता है लेजिस्लेचर से वो तो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, नेता लोग बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, लॉ बनाते हैं। अब ये बात तो अनडेमोक्रेटिक हो गई ना कि जिनको इलेक्ट नहीं किया है लोगों ने, उनके पास पावर है कि वो लॉज को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, चौथा, मेक्स पॉसिबल द टायरनी ऑफ अ सिंगल जज। एक जज की टायरनी को पॉसिबल करता है। कैसे? इवन दो मैंने कहा कि हमेशा बेंच बैठती है। देखिए, मान लीजिए बेंच बैठी है, मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में हमेशा 5 लोग बैठते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही कहते हैं। 5 जजेस बैठे हैं, 2 जजेस एक तरफ हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, 2 जजेस एक तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। इनका कुछ रीजन है, इनका कुछ रीजन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाले हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाले हैं, बीच में एक जज बचा। अब ये इंटायरली इसकी डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा। तो देयरफॉर इट मेक्स पॉसिबल द टिरेनी ऑफ अ सिंगल जज। उसके बाद सोर्स ऑफ डिले इन इनएफिशिएंसी, बिल्कुल जैसे सेकंड चेंबर ऑफ लेजिस्लेशन का एक डीमेरिट ये था जब हम लेजिस्लेटिव पढ़ रहे थे कि सेकंड चेंबर होने से, यानी कि राज्यसभा और सेनेट जैसी बॉडी होने से अननेसेसरी डिले होता है और इनएफिशिएंट होता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, उसको अगर जुडिशरी बार बार खारिज करती रहेगी तो वो डिले का रीजन बनेगा, इनएफिशिएंट करेगा सिस्टम को ओवरऑल। अगला पॉइंट, क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस एज सेवरल लॉज आर डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस मेनी ईयर्स आफ्टर देयर ऑपरेशन। अब देखिए, एक चीज समझिए, कोई लॉ आज बना, कोई लॉ आज बना, 10 साल तक चला, 10 साल बाद उसके ऊपर केस को और कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब जिस दिन उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया उसके अगले दिन से वो खत्म हो गया लॉ, लेकिन जो 10 साल चला था वो चीजें नहीं खत्म होंगी, ये बात याद रखिएगा। उस लॉ के अंडर जो जो काम हुए वो नहीं कैंसिल हो जाएंगे पिछले 10 साल वाले, अब आगे से वो नहीं चलेगा। तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन इससे क्रिएट हो सकता है कि किसी लॉ के अंडर हमने कई चीजें कर दी, अब आगे से नहीं करनी है तो कैसे करेंगे फिर, और जो पहले के लोगों के लिए किया हुआ है उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देखते हैं। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इन फेवर तो यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस, रैंडमनेस। आपने लोगों को इलेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से, मान लीजिए किसी देश में मेजॉरिटी, हिटलर को भी लोगों ने इलेक्ट ही किया था, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, हिटलर को लोगों ने इलेक्ट ही किया था, वो डिक्टेटर बना था। अब आपने लोगों को इलेक्ट कर दिया, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, अब वो जो चाहेगी वो करने लगेगी, उसके पास इतनी पावर है। तो उसके उसकी रैंडमनेस को चेक करने के लिए, उसकी आर्बिट्रेरीनेस को चेक करने के लिए
हमें उसे बांधना पड़ेगा, हमें उसे लिमिट्स में रखना पड़ेगा। बिल्कुल वही काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू। प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की आर्बिट्रेरीनेस से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेसी को। और तो और लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू, है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट के ही वायलेशन के लिए जनरली क्या 99% टाइम जुडिशियल रिव्यू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए ही होता है। ठीक है, तो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू, उनके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, अगला अगला पॉइंट भी बिल्कुल पहले पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, कीप्स अ चेक ऑन द पावर ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, कौन कौन सी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों के ऊपर चेक रखती है इससे जुडिशरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आइए, इन फेडरल पॉलिसी प्लेज एन एडिशनल रोल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन सेंट्रल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड की गई है सेंटर को और स्टेट्स को। तो जुडिशियल रिव्यू के ही थ्रू हम सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर सेंटर ज्यादा कुछ छीनने की कोशिश करता है स्टेट का राइट, या स्टेट ज्यादा कुछ अल्ट्रा वायरस मतलब जुडिशियल रिव्यू के थ्रू किसी लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड योर पावर, बियॉन्ड पावर, या आपकी हैसियत से ज्यादा है, आप इतना फैसला, इतना लॉ नहीं, ये लॉ नहीं बना सकते। तो मान लीजिए सेंटर जो है वो स्टेट की पावर को छीनता है, या स्टेट जो है वो अपनी पावर से ज्यादा काम करता है, तब भी तो एक एडिशनल काम है ये मेंटेन बैलेंस कर। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस भी तो क्रिएट कर रहे हैं किसी फेडरल पॉलिटी में। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिए, किसी भी अच्छे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में वर्थ इट्स नेम आपको एक चीज हमेशा हमेशा देखने को मिलेगी, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, तभी सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस आता है, तभी सिटीजन अपना राइट एक्सरसाइज कर पाता है। वरना अगर उसे ये मालूम होगा कि सब मिले हुए हैं, अगर आपके खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया लेजिस्लेचर ने, आपका फंडामेंटल राइट छीन लिया, आप किसके पास जाओगे, आप जुडिशरी के पास जाओगे। अब पता चले जुडिशरी भी मिली हुई है तो आप जाओगे कहां। ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं भैया जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के। पहला तो है कि देखिए जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है इसको फ्री रखिए। ऐसा मत करिए कि सारी पावर आपने किसको दे दी है, लेजिस्लेचर को दे दी है अपॉइंट करने की, या किसी को दे दी है। ठीक है, देखिए most states have a system wherein the judges are appointed by the executive on the basis of merit, experience and record। ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट ज्यादातर स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव के, यहां पर भी प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड ही तो होता है, और कोई भी जज अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के ही हैंड एंड सील के अंडर। प्रेसिडेंट साइन करके देता है कि किस जज को अपॉइंट करना है। ठीक है, किस बेसिस पे, मेरिट, एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड। हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, इंडिया में एक पेक्यूलियर, एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे एक चीज होती है कलीजियम सिस्टम। कलीजियम सिस्टम जजेस का ही एक ग्रुप होता है जो कि रेकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को जो रेकमेंड करता है, प्रेसिडेंट कलीजियम के रिकमेंडेशंस को बिल्कुल खारिज करके नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। उनको कलीजियम के रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल तक मानना पड़ता है। ठीक है, बट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग But steps must be taken to prevent the executive from distributing judicial office as a reward of political service। देखिए एग्जीक्यूटिव अपॉइंट तो कर रही है जजेस को, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो जुडिशियल ऑफिस है, जो जज का पोस्ट है, जो जज का रोल है, वो गिफ्ट की तरह देने लग जाए कि अरे वाह तुमने नेता के लिए अच्छा फैसला दिया था, अच्छा काम किया था, लो तुमको जज बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इंडिया जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, आफ्टर सीकिंग एडवाइस ऑफ द सीजेआई।
चीफ जस्टिस की एडवाइस लेनी पड़ती है जजेस को अपॉइंट करने के पहले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अच्छा, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, जो लोअर कोर्ट होती हैं, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट कहते हैं उसे, उनके लिए कंपिटिटिव एग्जाम होता है हर स्टेट में। आपने सुना होगा पीसीएस जे यूपी में होता है, हर स्टेट में एक एग्जाम होता है लोकल लेवल के जजेस के लिए, ठीक है। हायर कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कही जा रही है। जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर सीकिंग एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही कंसल्ट्स अदर जजेस ऑफ द एससी व्हाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस। बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन लो, और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन लो। जजेस ऑफ लोअर कोर्ट वाया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा मैंने आपको बताया, एक सेकंड मेरे को दीजिए। हाँ, यस, ओके, आई एम बैक। ठीक है, देखिए, एक मिनट, ठीक है, ओके, कहां थे हम? हाँ, जजेस ऑफ लोअर कोर्ट वाया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी मैंने बता दिया। यूएसए अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट बट अप्रूवल ऑफ सेनेट नेसेसरी। देखिए यूएस में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो वहां का अपर हाउस होता है जिसको सेनेट कहते हैं, जिसे यहां पे राज्यसभा से कंपेयर किया जा सकता है, हालांकि राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी अप्रूवल नेसेसरी होती है। उसके बाद आइए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आया था, सी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया 2014 में, 99th अमेंडमेंट लाया, और उसके थ्रू एक कमीशन बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को रखा, ठीक है, और भी कई 6-7 लोगों को रखा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव को पावर दे रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। आप इस बात को समझिए, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा बहस रहती है हर कंट्री में, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट होना जजेस का बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जीक्यूटिव को अल्टीमेट पावर दे देंगे या लेजिस्लेचर को, तो अपना आदमी बैठाएंगे एज अ जज। अगर अपना आदमी बैठाएंगे तो क्या ही जस्टिस होगा। मतलब आज भी, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंडिया में जस्टिस है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। आपको न्याय की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोर्ट से मिले ना मिले उम्मीद कर सकते हैं, बट अगर जजेस को नेता लोग ही चूज करने लग गए तब तो उम्मीद भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है, नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन लीगल प्रोफेशन। ऑब्वियसली कोई भी आदमी हाई कोर्ट का जज जल्दी नहीं बनता है, 40 से ऊपर हो ही जाता है वो, ठीक है, 45-50 हो ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज तो और भी बाद में। क्यों? क्योंकि फॉर टू होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस what you require is नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन द लीगल प्रोफेशन। नॉलेज भी हो लीगल प्रोफेशन में और आपने केसेस हैंडल किए हो, आपने देखे हो मामले, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला मेथड क्या है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने का? तो आपका जवाब होगा लॉन्ग एंड स्टेबल टेन्योर। शॉर्ट टेन्योर अगर करेंगे तो जज अपना काम आराम से नहीं कर पाएगा। देखिए, अ शॉर्ट टेन्योर कैन इंड्यूस और कंपेल द जज टुवर्ड्स करप्शन इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम रिटर्न। अब जज को मालूम है मुझे जल्दी निकाल दिया जाएगा, तो भैया जल्दी जल्दी पूरा फायदा उठा लो, नहीं, ये नहीं करने देना है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स तक आप रह सकते हो, 65 ईयर्स है एज रिटायरमेंट की, और हाई कोर्ट में 62, ठीक है, हाई कोर्ट में 62।
ठीक है। और यूएस में तो मामला और भी अच्छा है, ठीक है, यूएस में तो मामला और भी अच्छा है। यूएस में आप लाइफ टाइम के लिए रह सकते हो। एक सेकेंड, ये माइक, भाई माइक देखना, आवाज कर रहा है कान में। ठीक है। हाँ, यूए हाई कोर्ट में आप 62 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट में 65 इयर्स, और यूएस में याद रखना ये इंडिया की बात है। अच्छा देखिए, अगर आपको मालूम होगा सरकारी नौकरी में जनरली इससे कम होती है ना, 60 होती है रिटायरमेंट एज, लेकिन जजेस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, यूएस में क्या है, जब तक आपके पास गुड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर टिल एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक आप गुड बिहेवियर की कैटेगरी में आ रहे हैं तब तक आप रहिए। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 70 साल की उम्र तक लोग रहते हैं यूएस में, हालांकि इसके ऊपर 83 की एज तक भी लोग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, आप और किस तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो जजेस को हटाने का तरीका बड़ा मुश्किल कर दीजिए, डिफिकल्ट कर दीजिए। आपको मालूम है इंडिया में और यूएस में दोनों में इंपीचमेंट होता है जजेस का, और इंपीचमेंट प्रोसेस बड़ा लंबा और आर्डुअस होता है, इतना आसान नहीं है कि जैसे आपने अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट होती है उसको आपने तुरंत हटा दिया, सीएजी को तुरंत हटा दिया, वैसे नहीं होता है जजेस के लिए, ठीक है। शुड बी रिमूव्ड ओनली अपॉन स्पेसिफिक चार्जेस, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड लिखे हुए हैं जजेस को हटाने के, केवल उन्हीं ग्राउंड पे आप चार्ज बना के हटा सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप जजेस को इंपीच तब कर सकते हो फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और अनकैपेसिटी है तभी आप रिमूव कर सकते हो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी नॉट टू बी गिवन फुल और अनचेक्ड पावर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। जो अपॉइंट करता है जजेस को, जैसे प्रेसिडेंट, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए जजेस को रिमूव करने की, ठीक है। बल्कि इंडिया में अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है बट रिमूव लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया, लेजिस्लेचर में इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चली। यूएस में देखिए क्या होता है, यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है चार्जेस को फ्रेम, और सेनेट इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर सेनेट ने 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो जज इंपीच हो गया, ठीक है। यूएस में प्रेसिडेंट को रोल ही नहीं दिया गया है रिमूवल का, यूएस में अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, रिमूव नहीं कर रहा है। सेम थिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इंडिया में देखिए, जैसे यूएस में ना केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चार्ज बना सकता है और केवल सेनेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई भी हाउस चार्ज बना सकता है और उसका ऑपोजिट हाउस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर लोकसभा ने चार्ज बनाया तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, राज्यसभा ने चार्ज बनाया तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। और इधर भी क्या कहते हैं, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। टू मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ग्राउंड आपको बताई दिया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अच्छा, अगला क्या तरीका है सिक्योर करना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाई सैलरी दीजिए, पैसा दीजिए ताकि उसको करप्शन करने की कोई नीड ना फील हो, ठीक है। पता नहीं कितना प्रैक्टिकली लगता है ये तो नहीं पता, खैर मतलब लोग तब भी पैसा, आदमी का पेट कहाँ भरता है तुमको ही मालूम होगा, है ना। खैर, हेल्दी सर्विस कंडीशंस, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आप जज की टेन्योर के दौरान, जज के टेन्योर के दौरान, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द जज, नो रिडक्शन इन हिज सैलरी और अलाउंसेस। जज के काम करने के दौरान आप उसकी सैलरी और अलाउंसेस को घटा नहीं सकते। भैया अगर ऐसा करने लग गए तब तो जिनके खिलाफ डिसीजन देना है जज को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के खिलाफ, वो लोग चिढ़ के क्या कहते हैं, मस्त उन बेचारे की सैलरी छीनने लग जाएंगे। इसलिए आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, एडिक्वेट
एडिक्वेट एंड गुड आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद भी बढ़िया बेनिफिट्स दीजिए, ठीक है, ताकि वो आराम से चैन खोल के अपना काम करे कि इसके बाद जो है आराम से जिंदगी बीतेगी, ठीक है। इंडिया में हैंडसम पेंशन मिलती है, इसमें कुछ समझाने को तो है नहीं। उसके बाद नो प्रैक्टिस और सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जजेस को बार कर दिया जाता है कि वो जिस भी कोर्ट से रिटायर हुए हैं उस कोर्ट की लोअर कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिटायर होता हूं, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, एज अ जज था मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होती है हाई कोर्ट, सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, मैं रिटायर हुआ हूं, तो मैं इन तीनों कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस कर सकता। मैं हाई कोर्ट का जज था, मैं रिटायर हुआ हूं, तो मैं इन दोनों कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूं। मैं इससे रिटायर हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मैं इसमें नहीं कर सकता। और मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिटायर हुआ हूं, तब किसी में भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आप कोई भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, ना प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्यूचर में। क्यों रखा गया है ये? क्योंकि जज फैसला देते समय अपनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में ना रख पाए, उसको कहीं ये ना लगे कि यार मैं जिसके खिलाफ फैसला दे रहा हूं ये मुझे फ्यूचर में कोई नौकरी देगा, तो इसके खिलाफ हल्का फैसला देता हूं। देयरफॉर टू प्लीज फ्यूचर एम्प्लॉयर माइट गेट सॉफ्ट, द जज माइट गेट सॉफ्ट एंड कंसिडरेट, ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो बता ही चुका हूं, बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल का उदाहरण देना चाहता हूं, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 121। वो ये कहता है कि नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस। जज ने क्या किया, क्या कहा, इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, सेपरेट रखना है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना इंपार्शियल नहीं रहेगा, जस्टिस नहीं दे पाएगा कोर्ट। ये सब शब्द याद रखिए मेरे। उसके बाद आइए सेलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएस जुडिशरी देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जुडिशरी के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे 2 टियर जुडिशियल सिस्टम होता है, ये समझ लीजिए पहले। वो प्योरली फेडरल जगह है। देखिए, हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, क्वाजी फेडरल, कि हम फेडरल हैं, इंडिया को क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल। किसने कहा था, केसी वियरे ने कहा था, ठीक है। इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, लेकिन सेंटर ज्यादा पावरफुल है, यूनियन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इसी का नतीजा ये हुआ कि यहां पर जो कोर्ट है, एक नतीजा ये हुआ, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, कि जो कोर्ट है इंडिया में वो एक ही है। इसका क्या मतलब है, जो भी लॉ है, जो भी लॉ है, चाहे स्टेट का लॉ हो चाहे सेंटर का लॉ हो, एक बात आपको याद होनी चाहिए, स्टेट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में। चाहे यूनियन का लॉ हो चाहे स्टेट का लॉ हो, दोनों को एडमिनिस्टर करने के लिए सेम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। इन चारों में यूनियन के भी केस जा सकते हैं, यूनियन लॉ के वायलेशन के केस और स्टेट लॉ के वायलेशन के केस। आपने यूनियन का कोई लॉ तोड़ा हो, आपने स्टेट का कोई लॉ तोड़ा हो, इन चारों में से आप सबसे पहले देखिए, लोअर से ऊपर जाते हो तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट पिटीशन के लिए जा सकते हो, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी डायरेक्ट नहीं जा सकते, केवल अपील के थ्रू जा सकते हो। मान लो नीचे वाली कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, ये क्या नाम है इसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में से किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया, मान लो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दे दिया, अपील डालो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया, तुम खुश नहीं हो, हाई कोर्ट जाओ, समझ गए। तो तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एपिलेट कोर्ट कह सकते हैं, आप अपील के मामले जाते हैं वहां। ओरिजिनली केवल आर्टिकल 32 रिट, याद है,
और आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हो। एकदम गंदा कर दिया बिल्कुल, रुको। ठीक है, अच्छा, तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सारे कोर्ट दोनों लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूएस में 2 टियर सिस्टम है, ठीक है। यूएस में 2 टियर सिस्टम है। यूएस प्योरली फेडरल कंट्री है, हम क्वाजी फेडरल हैं, वो प्योरली फेडरल कंट्री है। वहां के स्टेट के अपने कानून और अपनी अदालतें, अपने कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। वहां के स्टेट्स के अपने झंडे भी होते हैं, ठीक है। तो यूएस में है 2 टियर सिस्टम, ठीक है। एक लगाता है फेडरल लॉ यानी कि यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ, एक लगाता है स्टेट का लॉ, ठीक है। अब फेडरल कोर्ट 2 तरीके की हैं, ठीक है। फेडरल कोर्ट 2 तरीके की हैं, फेडरल कोर्ट 2 तरीके की हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्यूशनल, हाँ, स्पेलिंग ही भूल जाते हैं कभी कभी। कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव कोर्ट्स, याद रखिए। सबसे पहले तो यूएस में 2 तरीके की कोर्ट हैं, फेडरल और स्टेट। फेडरल लॉ लगाने के लिए, स्टेट लॉ लगाने के लिए। फेडरल लॉ लगाने के लिए 2 टाइप की कोर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और लेजिस्लेटिव कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एग्जांपल है सुप्रीम कोर्ट वहां का, कोर्ट ऑफ अपील वहां का, जहां अपील जाती है। अपील मतलब किसी फैसले से आप नाखुश हैं, अपील कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां की, यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं, कभी मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे, या खुद देखिएगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ क्लेम, कोई क्लेम करना है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, ठीक है, किसी भी तरीके का क्लेम मतलब, ठीक है। और कस्टम और पेटेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आई होप विजिबल होंगे। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव कोर्ट होती हैं वो लॉ के द्वारा, लेकिन लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो लेजिस्लेशन मतलब लॉ होता है, लॉ बनाना। तो लॉ के द्वारा कुछ कोर्ट्स बनाई गई हैं, किसी एक्ट से कोर्ट बनाई गई, जैसे टैक्स के लिए एक अलग कोर्ट है, टैक्स के इतने मैटर आते होंगे कि अलग करना पड़ गया, ठीक है। फिर कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील है, मिलिट्री अपील। कोर्ट मार्शल सुना होगा आपने, आर्मी जब केस चलाती है अपने सोल्जर पे, तो उसकी अपील की कोर्ट भी लेजिस्लेटिव कोर्ट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ये एग्जांपल, लेजिस्लेटिव कोर्ट के ये एग्जांपल, ठीक है। अब यूएस में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चलता है, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे चलता है, अभी इतनी देर से हम वही डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद अ हाई प्लेस टू जुडिशरी, इंडिया में भी और यूएस में भी, ठीक है, काफी हाई प्लेस दिया जाता है जुडिशरी को, ठीक है। जैसे हाई पोजीशन विद सेवरल स्पेसिफिक रोल, वहां के कुछ स्पेसिफिक रोल हैं, जैसे डिस्प्यूट सेटल करना फेडरेशन एंड स्टेट्स के बीच में, तो ये तो इंडिया में भी है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में। टू इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बता चुका हूं, इंडिया में भी है, जुडिशियल रिव्यू तभी तो कर पाते हैं। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल, ठीक है। वही बातें जो जुडिशरी के लिए ट्रू हैं, इन जनरल वो यूएस की जुडिशरी के लिए भी ट्रू हैं, ठीक है। टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू ओवर द एक्ट्स ऑफ द कांग्रेस एंड ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी समझ गए। 5वां जुडिशियल रिव्यू इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हैं, वही जो इंडिया में लागू होता है वही वहां लागू होता है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएस फेडरल कोर्ट्स, ये सब पार्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हम इंडिया और यूएस की दोनों कोर्ट को खत्म कर देंगे। एक और क्लास लगेगी आपकी इसमें, जो कि दूसरी क्लास अभी स्केड्यूल्ड है। अगली क्लास में इसमें 2 क्लास लगेंगी जुडिशरी में, जैसे हर ऑर्गन के लिए 2 क्लास लगी हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए 2 क्लास, लेजिस्लेचर के लिए 2 क्लास, जुडिशरी के लिए 2 क्लास, 2 क्लास। तो देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।